गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका जो लेसन चल रहा है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, उसका थर्ड वीडियो है। आज आपका जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इससे प्रीवियस वाला जो टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एक बेटा देखो, बहुत बड़ी बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ अपनी तरफ से। कोई भी वर्ड हुआ उसकी हिंदी, ठीक है, कोई टॉपिक हुआ समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसे बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं है। हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन कभी 10 बच्चों ने वीडियो को देखा है, कभी 20 ने देखा है, कभी 30 ने देखा है। इतने से ही बच्चे क्यों? एटलीस्ट आप वीडियो देख तो सकते हैं, पसंद आए तब लाइक कर दीजिए, अदरवाइज़ वो सेकंड मैटर है। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आप लोग वीडियोस देखते ही नहीं हैं। आपको लेसन कैसे समझ में आएगा? खाली राइटिंग काम करना ही सफिशिएंट नहीं है। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो ज़रूर देखिए बेटा, आपका जो टॉपिक है आज का 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। देखो, 1 पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए 1 वोट, यानी कि सबके पास क्या होना चाहिए 1 वोट, और 1 वैल्यू, यानी कि जो एक पर्सन है, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो सकता है, उस एक पर्सन की वोट की वैल्यू क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सेम वैल्यू होनी चाहिए। आपको ये टॉपिक ये बात समझाना चाहता है। देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे राइट्स किए, ठीक है, स्ट्रगल्स वगैरह किए, हम लोगों ने डिमांड भी की, जिसकी वजह से हमें यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज मिला। लेकिन केवल वोट का राइट मिलना ही सफिशिएंट नहीं है। अगर मेरे वोट की वैल्यू ज़्यादा हो, आपकी वोट की वैल्यू कम हो, तो क्या वो भी यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज कम आएगा? नहीं आएगा। जब मेरे वोट गिरने से भी वही फैक्ट पड़ेगा जो आपके वोट गिरने से पड़ेगा, तभी वहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होगा। और दूसरी बात, वोट का राइट सबके पास होना चाहिए। इतना क्लियर होगा? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाया गया बेटा। इटोपिया, यहाँ पे इस्टोनिया है, जिसने यहाँ पे इसने क्या किया है कि जो सिटीजनशिप रूल है, सिटीजनशिप समझते हो आप लोग, जिसे नागरिक अधिकार कहते हैं, रूल है इन सच ए वे दैट पीपल्स बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड ए डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन द राइट टू वोट। यहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके पास वोट का अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी कि वोट का अधिकार किसके? उसी कंट्री में रहने वाले रशियन लोगों को, जो कम वैल्यू में रहते हैं, उनकी जो कम है काउंटिंग के अंदर, उन लोगों के पास वोट का अधिकार नहीं है। ऐसे ही सऊदी अरेबिया के अंदर लेडीज़ के पास वोट का राइट नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है आपको? फिजी के अंदर क्या हुआ कि जो इंडिजिनस फिजी थे, ठीक है, उनके पास वोट का राइट ज़्यादा था वहाँ पे, और जो कंपेयर जो इंडियन फिजी थे, उनके पास उनके वोट की वैल्यू कम थी। तो यहाँ पे भी देखिए 3 पॉइंट से आपको अलग अलग बातें बताई गई है कि किसी के पास वोट ही नहीं है, लेडीज़ के पास, किसी के वोट की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पे कुछ लोगों को वोट का राइट नहीं दिया गया। तो ये बातें आपको इसलिए समझाई गई हैं क्योंकि सबके पास वोट का राइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारा, जो आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, उसकी वजह से हमारे पास डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर्स जो आपका नेक्स्ट फीचर सामने आया है, वो क्या है? इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीज़न, देखो बच्चों से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों से मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो उनको ये नहीं पता होता कि किसको लीडर बनाना है या नहीं बनाना है। तो एटलीस्ट हमारे यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ है कि अबाउ एज ग्रुप 18, यानी कि 18 साल से जो ज़्यादा एज के जो बच्चे हैं या जो एडल्ट हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। सबके पास वोट का राइट होना चाहिए और सबके वोट की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये फीचर समझ में आ गया और ईजी भी था, पहले भी सुना हुआ आपने। आप इसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक है, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। हमें किसका रूल होना चाहिए? लॉ का, और रेस्पेक्ट फॉर राइट, हमें राइट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आपका इस बात को इस टॉपिक में समझाया गया। यहाँ पे बेटा जिम्बाब्वे का एग्जांपल दिया गया। जिम्बाब्वे है 1980 के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ऐसी बातें अगर आप लोग
गो को अंडरलाइन करनी है या अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अब जिम्बाब्वे कब आपको इंडिपेंडेंट हुआ था? 1980 के अंदर। किससे हुआ था? वाइट माइनॉरिटीज़ ग्रुप से, उसका पहले रूल था, ठीक है। अब उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं कि द पार्टी डैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, जिसका जो नाम था जानु PEF। इस पॉलिटिकल पार्टी ने, जैसे आपके इंडिया के अंदर कांग्रेस ने, कहीं पे सबके यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाने में। तो अब ये यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पार्टी थी जानु PEF, इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया था, इस जिम्बाब्वे कंट्री को इंडिपेंडेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वहाँ पे जो एक इंसान था, जो वहाँ पे लीडर था, रॉबर्ट मुगाबे, इसने क्या किया, इसने वहाँ पे इंडिपेंडेंट होने के बाद में अपनी पावर वहाँ पे बनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इसने ये जो प्रेसिडेंट बन गया वहाँ का, ठीक है, इसने क्या क्या अनफेयर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी इलेक्शन के अंदर। अनफेयर प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे है कि अपने आप को अपनी मेजोरिटी, अपनी विनिंग पावर करने के लिए इसने लोगों को फोर्सफुली वोट डालना, मारना, पीटना, डराना, ठीक है, पैसे देकर वोट खरीदना, यानी कि किसी भी तरीके से इलेक्शन में जीतना, ठीक है। कोई तो पोलिंग बूथ ही गायब कर देते हैं। तो इस प्रकार से जीत के लिए क्या करने लग गया, प्रैक्टिसेस करने लग गया। ओवर द ईयर द गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन मैनी टाइम इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कई बार यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ही चेंज करने की कोशिश की, और सारी की सारी पावर है वो किसके हाथ में आने लग गई, प्रेसिडेंट के हाथ में आने लग गई। वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, उसको भी हरास किया जाता था, ठीक है, उसको मतलब नॉर्मली मीटिंग नहीं लेने जाती थी, उसकी मीटिंग का कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। जो पब्लिक है उसको भी मतलब क्या उसके साथ भी लीगल किया जाता था, ये गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे रूल नहीं रह गया था। मतलब सारी की सारी पावर है वो गैर कानूनी रूप से होनी शुरू हो गई थी। फिर ये क्या है, देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट द राइट ऑफ क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। हमें ऐसे कुछ लॉ बनाने चाहिए जिसकी वजह से प्रेसिडेंट के जो लॉ हैं जी, प्रेसिडेंट के जो राइट्स हैं उनको क्या किया जाना है, उनके अंदर लिमिटेशंस लगाई जा सके, ताकि प्रेसिडेंट हमने चुना ज़रूर है लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यही बात इसमें समझाई गई है। यहाँ तक कि जो टेलीविज़न है, रेडियो है, वो सभी किसके फेवर में बोलने लग गए थे, जो रूलिंग पार्टी थे। रूलिंग पार्टी किसकी थी, जानु PEF की। उसके बाद में कह रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो भी उस गवर्नमेंट के फेवर में करता था। जर्नलिस्ट वगैरह भी, जो अपोजिशन पार्टी है उसकी बुराई करना, जो विनिंग पार्टी है उसके बारे में केवल उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को ही बोलना, ठीक है। लोगों को भी वो किया जाता था, मतलब परेशान किया जाता था। यानी कि सीधी सी बात यहाँ पे ये कहूँ तो वहाँ पे एक प्रकार का एट्रोक्रेटिक सिस्टम बन गया था, ठीक है। यानी कि जो नेता है, वो जो राजा बन चुका है, वो कहता है कि मेरे पास ये सारी पावर होनी चाहिए। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू वॉच बिफोर एंड आफ्टर द। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इलेक्शन वगैरह करवा भी दिए, लेकिन इलेक्शन करवाने के बाद हमारा केवल ये नहीं है कि जैसे आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, कि हमने अच्छी तरीके से इलेक्शन करवा दिए, ठीक है, सब लोगों ने वोट दे दिया, सबके पास वोट का अधिकार हो गया, फिर हम लोगों ने इलेक्शन करवा दिया। लेकिन इलेक्शन करवाते टाइम, इलेक्शन करवाने से पहले और इलेक्शन करवाने के बाद में हमें हर टाइम पे ये ध्यान देना होगा कि जो रूलिंग पार्टी है क्या वो गलत डिसीजन तो नहीं ले रही है, क्या वो कोई लोगों को हायर्स तो नहीं कर रही है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है। अरे एक बार आपने किसी को राजा बना दिया, राजा बनाने के बाद में वो तो अपने आप वो डिक्टेटरशिप चलाने लग गया, तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ हुई, नहीं हुई ना। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि एक बार किसी को रूलिंग पार्टी दे दी तो भी उसके ऊपर लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो उस लिमिटेशंस के लिए उन्होंने जुडिशरी को बनाया है कि वो जुडिशरी क्या करेगी, उसको ध्यान में रखेगी और उसको, और हमारे जो लॉ हैं, हमें कि मतलब कानून की नज़र में हम सब क्या इक्वल है। तो इस इक्वल लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो जुडिशरी है वो उन प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी हो, उनके द्वारा बनाए गए जो रॉन्ग जो लॉज हैं उनको क्या करेगी, आगे फॉलो होने से मना कर देगी, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो सकता
है। फिर ये यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे माइनॉरिटीज़ ग्रुप हो चाहे मेजॉरिटी ग्रुप हो, सबके पास गारंटी होनी चाहिए, उनके पास वोट की राइट होना चाहिए, ठीक है। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राजा हमारे फेवर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑल चाहे माइनॉरिटीज़ ग्रुप हो चाहे मेजॉरिटी ग्रुप हो, दोनों के दोनों क्या है तो उसी कंट्री के लोग ही। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी लोगों को जीतने के बाद में बहुत हद तक हराश करने लग गई थी। तो सीधी सी बात, अगर आपको एक लाइन में ये कहूँ कि इलेक्शन करते समय, इलेक्शन करने के बाद में अगर हम किसी को प्रेसिडेंट हम अपॉइंट कर भी लेते हैं तो जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करेगी, वो रूलिंग पार्टी उसकी गलत डिसीजन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक जुडिशरी बनाई जाएगी जो कि सबके ऊपर ध्यान रखेगी। इसीलिए आपका एक टॉपिक भी है यहाँ पे चेक एंड बैलेंस, वो आपके आगे आएगा, वो मैं आपको 10th क्लास में आएगा, वो मैं बाद में समझाऊंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपकी गवर्नमेंट की जो 3 ऑर्गन्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, एंड लेजिस्लेचर, तो तीनों आपस में, ये नहीं है कि उनको बना दिया तो आज़ाद छोड़ दिया, नहीं, ये आपस में एक दूसरे को ध्यान भी दे सकते हैं, उनके गलत डिसीजन को मना भी किया जा सकता है। तो अब ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। क्या है पॉइंट आपका, देखिए इसका फीचर्स के अंदर आ गया। नेक्स्ट फीचर, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है, उसका जो राजा होता है वो किसके अंदर काम करता है, अब उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं जो कि सेटअप किसके द्वारा बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा बनाए गए हैं, और जो लोगों के फेवर में ही काम करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी सारे टॉपिक को एक समरी डेफिनेशन के रूप में बताया गया। देखो हम कहाँ से चले थे, हम चले थे कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि जो रूलर है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। यहाँ से चले थे ना हम। लेकिन ये कह रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेशन सफिशेंट नहीं है। अब ये कह रहे हैं इसके साथ और क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, जो हमने काफ़ी एग्जांपल्स के द्वारा समझाए हैं। तो पहला क्या कह रहे हैं कि जो रूलर इलेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा, टेक ऑल द मेजर डिसीजन, कि जिसे हमने चुन दिया उसको डिसीजन लेना भी होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि बना के छोड़ दिया लेकिन उसके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है, उसके पास डिसीजन लेने की पावर भी होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, इलेक्शन ऑफन ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन टू चेंज द करंट रूलर। अगर कोई जो रूलर हमने अपॉइंट किया अगर वो हमें पसंद नहीं है तो हम उसे क्या भी कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन द बेसिस इक्वल बेसिस। यानी कि सबके पास होनी चाहिए, वो चाहे गरीब हो चाहे यानी कि सबके पास ये होनी चाहिए कि वो रूलर को चेंज करने की पावर रखे। फिर ये क्या कह रहा है अगला पॉइंट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जिसे चूज भी कर दिया है वो क्या करेगा, उसकी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए उस राजा की, और वो जितने भी काम करेगा वो किसके द्वारा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बनाए है उसके अकॉर्डिंग करेगा, और सिटीजन्स के राइट का ध्यान रखेगा। तो आपको ये मैंने अभी आपको 3 टॉपिक समझाए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा समझ में नहीं आता तो आप मुझे कुछ समझाइए ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए तो उसमें वो प्रॉब्लम ना आए जो आपको इस वीडियो में आ रही है। थैंक यू, मुझे प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए।